मैक्सवेल इक्वेशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सेट हैं कि जिन्हें सबसे पहले मैक्सवेल ने लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैक्सवेल इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज हैं जो ऑलमोस्ट मौजूद थे। मैक्सवेल ने उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, जिनमें सबसे पहला है गाउसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, closed surface integral of E field is equal to Q upon epsilon naught. Second, Gauss's law of magnetism, closed surface integral of E field is equal to 0. Third, Faraday's law है closed line integral of E field is equal to rate of change of magnetic flux. Fourth है Ampere Maxwell law, closed line integral of E field is equal to conduction current plus displacement current. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? आप सब लोग ठीक हैं? आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सातवां लेक्चर स्टार्ट होना था, लेकिन बच्चों ने फरमाइश की थी कि मैक्सवेल इक्वेशंस के ऊपर लेक्चर बनाएं, तो हम आउट ऑफ टर्न मैक्सवेल इक्वेशंस के ऊपर लेक्चर बना रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूएशन में हैं, जो कंटिन्यू अपने रिदम के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो इस लेक्चर को मिस कर सकते हैं, स्किप कर दें। लेकिन जो बच्चे मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ना चाह रहे हैं ना, वो इस लेक्चर को लाजमी लें। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देंगे। इसके बाद किसी वीडियो लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो इंटर लेवल का है, एफएससी लेवल की मैक्सवेल इक्वेशंस का हम सारा नॉलेज आज शेयर कर देंगे और आसान लफ्ज़ों में शेयर करेंगे। आपको शुरू में अगर मुश्किल भी लग रहा हो तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आपकी कोर्स के अंदर इसको डायरेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपका कंसेप्ट कोर्स के अंदर जो लिखा हुआ मटेरियल उससे क्लियर नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की, लेकिन वो कंसेप्ट आपका बनेगा नहीं। तो हम इसकी पूरी नॉलेज आपको बता रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो इसको पूरा देखें। और ये मसला असल में स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी के अवाहिल में। 19th सेंचुरी के शुरू में 19th सेंचुरी के शुरू में चार्ज के डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। यानी करंट का जहाँ पे स्टडी आती थी, वहाँ पे चार्ज के डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते थे, और जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट की स्टडी होती थी, तो वहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते थे। और इन दोनों जो चार्ज के यूनिट्स थे, इन दोनों की फिजिकल डायमेंशन जो थी बहुत डिफरेंट थी एक दूसरे से, फिजिकली दोनों डिफरेंट थी। लेकिन हैरानकुन बात तब सामने आई जब इन दोनों चार्ज की यूनिट्स को डिवाइड करके इनकी रेशियो निकाली गई, तो उसका आंसर कुछ यूं आया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट। इसके अंदर इनकी यूनिट्स की अगर वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर आता है मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी की यूनिट है। और अगर इसकी वैल्यू पुट करें, जो कि साइंटिस्ट ने इस वक्त की, तो उसका आंसर आया था 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, जो कि एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो साइंटिस्ट को ये बात समझ नहीं आई स्टूडेंट्स कि आखिर चार्ज के साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको कोइंसिडेंस के तौर पर लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोइंसिडेंस, यानी एक इत्तेफाक है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इत्तेफाक है कि इस तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट आ रही है। लेकिन मैक्सवेल वो साइंटिस्ट थे कि जिन्हें इस फिनोमेना ने, इस प्रॉब्लम ने चैन से बैठने दिया, वो इसकी रिसर्च में लग गए। लेकिन मैक्सवेल की रिसर्च ने हैरानकुन रिजल्ट निकाले। मैक्सवेल ने ये नतीजा निकाला कि जो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बेसिक 4 इक्वेशंस हैं, उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसके साथ ही उन्हीं इक्वेशन से पता चला कि असल में इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेडिएट होता है, जब एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड ऑसिलेट करते हैं। यानी ये चार्ज अगर यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अप एंड डाउन जा रहा है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके इर्द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक। तो ये फील्ड इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और इस डिस्टर्बेंस की जो स्पीड है वो वही है जो लाइट की स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, जब हम ये चारों इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जो चारों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, 19th सेंचुरी की आउटस्टैंडिंग इक्वेशन है, जिस तरह 20th सेंचुरी की कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं
कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिस तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन की इक्वेशंस है E इक्वल टू mc²। तो 19th सेंचुरी की ये मशहूर इक्वेशन थी, लेकिन मैक्सवेल के नाम से मशहूर हैं, लेकिन ये सारा काम मैक्सवेल का नहीं है, उससे पहले साइंटिस्ट ने ये काम किया हुआ था। मैक्सवेल ने सिर्फ इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा और इससे ये रिज़ल्ट निकाला कि चार्ज पार्टिकल ही जब एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, और लाइट की नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इक्वेशन है, हम पहले स्टूडेंट्स पहले सारी इक्वेशंस लिखेंगे, फिर हम वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो आपने नहीं पढ़ा, बाकी सारी इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने पढ़ी हुई हैं, आपको आता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर आगे का आपने नहीं पढ़ा हुआ, चैप्टर 5 का अगरचे है, लेकिन आप यहाँ भी इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली इक्वेशन है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, वो उनकी दो फॉर्म्स में हैं, उनकी डिफरेंशियल फॉर्म है और एक इंटीग्रल फॉर्म है। तो चूंकि आपके कोर्स में जो हम आपने लास्ट पढ़े हैं वो इस तरह से पढ़े, समेशन ऑफ ई डी एस, यानी डी ए कह लें, डी एस कह लें, सरफेस क्लोज सरफेस के जो आप हैं पैचेस हैं, जब वो ऐड कर देते तो ये है गाजेस लॉ। तो गाजेस लॉ क्या कहता है जी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आप फ्लक्स सम करें सारा, तो ये समेशन है, ठीक है। और ये समेशन ये इंटीग्रल की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो ये जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन जो बायो के हैं शायद ये इस ऑपरेटर को समझ ना पाएँ, बस ये समझ लें कि ये वही है, समेशन की जगह हमने ये यूज़ किया है। तो हम सिर्फ इसकी इंटीग्रल फॉर्म इन इक्वेशंस की डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इनकी डिफरेंशियल फॉर्म्स भी हैं, लेकिन हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है गाजेस लॉ, गाजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गाजेस लॉ है जो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, ठीक है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, यानी जिस तरह गाजेस लॉ में आपने ये पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज अगर क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज हो तो उसका उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये है। इसी तरह किसी मैग्नेट को आप सपोज करते हैं क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल लेकिन ये गाजेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो ये मैग्नेटिज्म का है, एक ही तरह की चीज़ें हैं बस। गाजेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तीसरी जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई डॉट डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई किसके बराबर होगा, ये होगा डेल्टा पाई एम अपॉन डेल्टा टी। स्टूडेंट्स इस लॉ को जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा, वो हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू डेल्टा पाई एम अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा होगा, यहाँ पे माइनस एन भी होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। इसके बाद वाले चैप्टर्स जो आ रहे हैं उनमें हम ये लॉ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ई की जगह हम ये क्यों लिखते हैं, और इसी से सारी कहानी जुड़ी हुई है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चौथा लॉ है वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो है एम्पेयर्स लॉ। तो यहाँ पे एम्पेयर्स का लॉ थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा,
जो मैक्सवेल ने इसके अंदर करेक्शन की है हम डिटेल से पढ़ेंगे। बी डॉट डी एल क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ तक तो ये ला हमने पढ़ा हुआ है, पिछले 1-2 लेक्चर पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये कैसे आता है। तो इसके बाद करेक्शन है, इसके अंदर जो मैक्सवेल ने काम किया था वो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा पाई ई अपॉन डेल्टा टी। फेडरल और केपी के बोर्ड के बच्चे हैं, जो जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बुक में सिर्फ ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह ई की जगह आपने ये यूज़ किया है और ये फॉर्म आपके पास आ गई है, और इसकी जगह आपने यानी सिर्फ आई को इक्वेट किया हुआ है इसके साथ। तो इसकी डेरिवेशन है, हम लास्ट पे ये सारी डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह हम ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई डॉट डी एल लिख सकते हैं, और किस तरह हमने म्यू नॉट आई के साथ हमने क्या लिखा है जी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। तो इसके मैक्सवेल की करेक्शन की वजह से इसको कहते हैं एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। तो ये एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ है। तो सबसे पहली इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। ई डॉट डी एस समेशन इक्वल्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आपने गाजेस लॉ पढ़ा था। गाजेस लॉ में ये है कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस हो और क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ हो, और आप फिर क्या करें, उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस सरफेस के ऊपर बनाएं। इस पेज को आप कहेंगे डेल्टा एस कह लें या डेल्टा ए कह लें। हमने यहाँ पे एस लिखा है तो इसलिए हम डेल्टा एस ले रहे हैं। तो वरना हमने फर्स्ट जो चैप्टर है उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डेल्टा ए लिया था। तो आप ये पैचेस लें और इनको आप तकसीम करें छोटे छोटे पैचेस में पूरी सरफेस को, और हर सरफेस के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, यानी ई डेल्टा ए या डेल्टा एस कैलकुलेट करें और फिर सबको सम कर दें। तो क्या आएगा, समेशन ऑफ ई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज चार्ज enclosed by the surface divided by epsilon naught। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट हो रहा होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर टर्मिनेट होती हैं। यानी पॉजिटिव से फील्ड प्रोड्यूस होता है और नेगेटिव के ऊपर आके टर्मिनेट हो रहा होता है। तो अगर आप कोई भी एक चार्ज मिसाल के तौर पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर यहाँ पे सपोज करते हैं तो इस सरफेस के ऊपर से नेट फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगा, तो इसलिए नेट फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ये जीरो नहीं होगा। अच्छा, ओपन सरफेस को हम देख लेते हैं। ओपन सरफेस से आपको सही समझ आएगी कि ये कहानी नेट फील्ड वाली क्या है। ये एक ओपन सरफेस है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है यहाँ से। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये है इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स आ रहा है और ये इस सरफेस से फ्लक्स आउट हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स जीरो है। लेकिन क्लोज सरफेस के थ्रू ऐसा नहीं होता। क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है, या उसके अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है या आउट हो रहा होता है, टोटल जो फ्लक्स है वो जीरो नहीं होता, कोई ना कोई वैल्यू होती है। और वो क्या होती है वैल्यू, वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। और उसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम दोबारा से बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका पॉजिटिव चार्ज सोर्स होता है और नेगेटिव चार्ज उसका सिंक होता है। इसलिए आपको क्लोज सरफेस के थ्रू कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, जीरो नहीं होता। अब तीसरी इक्वेशन को आप समझ लें। ये भी गाजेस लॉ है, लेकिन इसको कहते हैं गाजेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर आप किसी मैग्नेट के ऊपर एक क्लोज सरफेस को कंसिडर करें, इस पूरी मैग्नेट के ऊपर हम क्लोज सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं, और इसकी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में हम डिवाइड करके सबसे मैग्नेटिक फ्लक्स सॉल्व करते हैं। लेकिन बाद में जब हम उनको सबको ऐड करेंगे
तो उसका जो समेशन आएगा, जो यहाँ में इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक ही मतलब होता है इसका, बी डॉट डी एस जब समेशन आएगा ना तो वो होगा ज़ीरो। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है और फिर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। तो टोटल फील्ड जो बाहर की जा रहा है और टोटल फील्ड जो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस के थ्रू ज़ीरो होगा और अगर आपने उसको मैग्नेट को उसके अंदर इनक्लोज किया हुआ है। यहाँ पे हम एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि हमने सपोज किया था कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक पोल मैग्नेट का क्लोज सरफेस के अंदर कंसिडर करते हैं। ये गाजियन सरफेस है, हम इमेजिनरी सरफेस होती है गाजियन सरफेस, हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं। तो हम कहीं भी सपोज कर सकते हैं। तो हम सिर्फ एक पोल के ऊपर ये गाजियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। ये फुटबॉल की शक्ल है, फुटबॉल की तरह क्लोज्ड है बिल्कुल, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस सरफेस को छोटे छोटे पेजेस में फिर तकसीम करना है, फिर हर पेज में बी डॉट डेल्टा एस सॉल्व करना है, ठीक है जी, और उनको सबको ऐड करना है। तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। समेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो। उसकी वजह क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो सारा आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। लेकिन इस मैग्नेट के जो अंदर की तरफ यहाँ से आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, जितना फील्ड यहाँ से रेडिएट हो रहा था इतना ही फील्ड यहाँ से अंदर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो फिर टोटल जो हम सॉल्व करेंगे तो ये इनवर्ड फील्ड और आउटवर्ड फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो इस तरह कोई भी सिचुएशन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कस कर लें, कंसिडर कर लें, उसको सॉल्व करें, तो नेट आपको मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस हमेशा ज़ीरो मिलेगा। अच्छा, ओपन सरफेस से तो ज़ीरो होता ही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ीरो होता है और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स भी ओपन सरफेस के थ्रू ज़ीरो ही होता है, क्योंकि जितना एक तरफ से फील्ड आ रहा होता है इतनी दूसरी साइड से निकल रहा होता है। लेकिन क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है नेट की, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स की, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान में रखने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज है और सिंक नेगेटिव चार्ज। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड्स का ना तो कोई सोर्स होता है ना सिंक होता है, बल्कि सिर्फ एक लूप होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक लूप है। यानी अगर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हम सपोज करें, यहाँ से ये आउट हो रही है और मैग्नेट के बाहर से ये ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल हो रही है, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेट के अंदर से नॉर्थ की तरफ आ रही है। तो ये इसमें कौन सा सोर्स है और कौन सा सिंक है? कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी सिंक नहीं है, जस्ट एक लूप है। इसलिए आप कहीं भी अगर आप सपोज करेंगे क्लोज सरफेस, तो आपको नेट फ्लक्स ज़ीरो ही मिलना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलनी। अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये लॉ कौन सा है? ये लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपकी जो बुक में फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ है वो है EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई एम अपॉन डेल्टा टी। तो ये EMF तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। यहाँ पे E डॉट डी एल क्यों लिखा हुआ है? E डॉट डी एल लिखा हुआ है तो हमें समझ आ रही है कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये तो EMF है ना, ये तो वोल्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो वोल्टेज हैं, तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कहाँ से आ गई? तो आपके जो कोर्स में बच्चों, जो आपके कोर्स में दिया हुआ है, सिर्फ इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि EMF जो है E किसके इक्वल है? वो इक्वल है समेशन ऑफ E डॉट डी एल, इसके इक्वल है। तो हमने ये प्रूव करना है, आपके कोर्स में इसी का डेरिवेशन दी हुई है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये सपोज करें कि यहाँ पे
कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, वर्टिकल मैग्नेटिक ऐसे फ्लक्स है जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है एक लूप से, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर से ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, और ये कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है जी, इसके अंदर से फिर वो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, यानी चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा मूव करना, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन एक पूरा सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट करेगा। तो इसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया जा सकता है, और इसका आपको पता है, नहीं तो अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा जब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। गैल्वानोमीटर के साथ इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें और ये कंडक्टर हमने रखा हो एयर के अंदर, तो उसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल जो क्यू है ये मूव करता है, और ये जब यहाँ से मूव करके सपोज करें कि एक कंप्लीट सर्कल मुकम्मल करते हुए, अपना साइकिल पूरा करते हुए वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है, तो पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है। तो हम ये पहले तो ये सपोज करते हैं कि ये वाला पाथ क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है और ये सिमेट्रिकल पाथ है, ठीक है जी। तो जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब है वर्क तो हो रहा है ना, तो वर्क किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू F डॉट S। अब ये F किसके बराबर है, F क्या है और S क्या है, हम ये देखते हैं। S क्या है, यहाँ से जब स्टार्ट किया तो पूरा यहाँ तक आ गया, तो ये पूरा इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है जी, F मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। तो हम अभी क्या करेंगे, इस F को रिप्लेस करते हैं। F किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं, क्यू नॉट ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं F के साथ, यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, क्यू ई 2 पाई आर, क्यू ई 2 पाई आर यहाँ पे आ गया, क्यू ई 2 पाई आर। तो अब क्या करते हैं, इस चार्ज को यहाँ पे ले आए, W अपॉन क्यू हो जाएगा, W अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर, ई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या चीज़ बन गई है, ये जानी पहचानी चीज़ है, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। ये क्या है, V या E, तो ये बन गया E इज इक्वल टू, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज के ऊपर वर्क हुआ है ना, ठीक है, तो इसलिए मूव किया है चार्ज ने, तो इसलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या EMF जो भी आप कह लें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, ये 2 पाई आर क्या है, ये तो पूरा पाथ है, यहाँ पे ये पूरा पाथ है, तो ये पूरा पाथ बेसिकली सम किया हुआ है, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में हम कंसिडर कर सकते हैं। ये है छोटे छोटे पीसेस, हम क्यों कहते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, डेल्टा एल है, ये सरफेस पूरी नहीं है बल्कि ये पाथ है, तो हम कहेंगे इसको डेल्टा एल या डी एल। तो इस सूरत में जब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, सबसे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फील्ड क्या होगा, यहाँ से टेंजेंशियल होगा यहाँ पे इस तरह से। तो इन दोनों की वैल्यू आप हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू, यानी ये डीएल है और ये ई की डायरेक्शन है, तो दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ई डी एल कॉस थीटा बनेगा, या ई
डॉट डी एल बनेगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये कितने कितने लेंथ एलिमेंट्स हैं, ये लेंथ एलिमेंट है, इस n नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स हैं, सबको सम किया है तो ये बना ना। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ई। ठीक है जी। और इसको हम क्लोज सरफेस क्लोज इंटीग्रल लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ई EMF। अब हमें पता है कि EMF किसके बराबर, ई किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई एम अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी जगह EMF की जगह हम ये प्लग इन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लग इन करें ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल्टा फाई एम अपॉन डेल्टा टी। तो ये प्रूव हो गया कि EMF किसके बराबर होती है, ई डॉट डी एल के बराबर होती है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। जो हर पॉइंट पे ये जो हमने कंडक्टर सपोज किया है इसमें हर पॉइंट पे ऐसे है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा अगर हम ये कंडक्टर हटा दें, पहली बात तो ये समझ लें कि ये इस कंडक्टर रखा हुआ है लूप की फॉर्म में, तो इसमें से करंट दौड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कंडक्टर के इर्द गिर्द कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। अब हम ये सपोज करते हैं कि कंडक्टर ही नहीं है, तो क्या कंडक्टर के ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि अगर कंडक्टर ना भी हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए कंडक्टर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्पेस में भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका कन्वर्स भी दुरुस्त होना चाहिए, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो उसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। तो अगर ये भी हम प्रूव कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ये जवाब बन जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होती हैं। यानी सिंपल एक चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो फिर मैग्नेटिक, इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो अब हम अब चौथी और आखिरी इक्वेशन के ऊपर की तरफ जाते हैं। चौथी और आखिरी जो इक्वेशन है वो है एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा हुआ है, ये है एम्पेयर्स लॉ, जो कि हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो एम्पेयर्स के अंदर ये करेक्शन है जो मैक्सवेल ने की हुई है। अगर ये करेक्शन ना हो, तो अगर ये मैक्सवेल का एम्पेयर्स का ही लॉ करेक्ट हो, तो फिर क्या है कि फिर स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी कि अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी है। चार्ज फ्लो होगा, यानी करंट फ्लो होगा किस सूरत में, कि चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। करंट है चार्ज की वजह से और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी। उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, उसका समेशन निकालते हैं। ये है डेल्टा, ये डी एल कह लें इसको, डी एल, और ये जो वेक्टर है ये क्या है, ऐसे, ये है डी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेक्टर जो है डी एल या डेल्टा एल कह लें, लेंथ एलिमेंट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लें, हर पॉइंट के ऊपर लें और सब कुछ सम करें, तो समेशन क्या होगा, बी डॉट डी एल या डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे हम
कैपेसिटर की एग्जांपल लेते हैं। असल में ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ, सबसे पहले जो नोटिस किया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ चार्ज के फ्लो होने की वजह से नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी प्रोड्यूस होता है। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कैपेसिटर के बिहेवियर को देखते हुए मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से उसने ये करेक्शन यहाँ पे कर डाली थी। तो हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर से हमने इस कैपेसिटर के साथ एक बैटरी कनेक्ट की है, और जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग करंट यहाँ पे काफ़ी फ्लो होता है, और जितना चार्ज यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होता है इतना ही चार्ज यहाँ से यहाँ, यानी बैटरी के पास यूँ पॉजिटिव करंट की अगर हम डायरेक्शन को देखें तो इस तरह से होगा। तो ऐसे फ्लो होता है। हालांकि बीच में कोई कंडक्शन का नहीं है तरीका, बीच में इंसुलेटर में है या एयर है, इसके बावजूद करंट यहाँ से फ्लो होता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये करंट यहाँ से कैसे फ्लो हुआ? तार में से तो चार्ज जा रहा है, यहाँ तो चार्ज नहीं जा रहा। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, यहाँ पे भी यहाँ पे करंट किस वजह से? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, और यहाँ करंट किस वजह से? तो यहाँ पे करंट मौजूद है तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ है ना। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे करंट हो ही ना। तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट है। तो इसलिए ये करंट यहाँ पे दो तरह का करंट, मैक्सवेल ने कहा था कि दो तरह का करंट होता है। एक को कहते हैं हम कंडक्शन करंट, जो किस वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज की वजह से जो करंट होता है, चार्ज के फ्लो की वजह से, वो उसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। और जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। तो ये क्या है? कंडक्शन करंट है, और ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक सरफेस सपोज करते हैं, एम्पेरियन लूप सपोज करते हैं। इस तरह से ये एक सरफेस है, उसके इर्द गिर्द ये हम लूप कंसिडर कर रहे हैं। तो इस लूप के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस को यहाँ से फाड़ती हुई, चीरती हुई ये तार जा रही है, जिसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, जब किसी भी लूप के अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता है तो इस क्लोज पाथ के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। हम इसी सरफेस को एक्सटेंड करते हैं यहाँ से इस तरफ, और इसका हम कटोरा बना देते हैं। ये पूरा एक कप बन गया है। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ इस सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और इसके थ्रू नहीं है। क्यों? कि यहाँ से तो कोई करंट पास नहीं कर रहा जो इस सरफेस को चीरता हुआ जाए। क्यों एम्पेयर्स लॉ तो ये कहता है कि सरफेस को चीरता हुआ, यानी लूप के अंदर से गुजरे करंट, चार्ज निकले उससे, तो तब उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी एक ही सरफेस का ये वाला जो पोर्शन है, इसको आप कंसिडर करें तो आपको लगता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ। लेकिन अगर आप इस सरफेस को यूँ देखें तो यहाँ पे आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये बात तो नहीं हो सकती, या तो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि यह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्शन करंट की वजह से है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट आपको समझ आ गई? दोबारा बता देते हैं। कंडक्शन करंट वो है जो चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट वो है जो फील्ड के चेंज होने की वजह से है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इन दो प्लेट्स के दरमियान फील्ड कैसे चेंज हो रहा है। तो देखें, शुरू में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है जब कैपेसिटर चार्ज होता है, तो ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो इससे जैसे जैसे चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है तो करंट फ्लो होना कम हो जाता है। तो फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चेंज हो रही है, यानी जीरो से बढ़ रहा है, मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो जब तक फील्ड चेंज हो रहा है तब तक चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे फील्ड कांस्टेंट होता है तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। इसका मतलब है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से भी करंट होता है। यानी अभी आप ये नहीं कह सकते कि चार्जेस फ्लो हों तो करंट होगा, नहीं, बल्कि क्या कह सकते हैं जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना तो फिर भी तब भी वो करंट का ही इफेक्ट देता है। और दूसरी बात,
कि चार्ज अगर फ्लो हो यानी करंट हो कंडक्टर से, ये कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इर्द गिर्द। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कंडक्शन करंट, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कंडक्शन करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो बिल्कुल होगा। हमने कहा ना कि इस सरफेस के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर कहीं चार्ज मूव कर रहा है, पार्टी किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर कहीं चार्ज मूव नहीं कर रहा बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो तब भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब है इस कैपेसिटर के अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा स्पेस के अंदर। तो इसलिए आप अगर सिर्फ इस पोर्शन को कंसिडर करें कि यहाँ पे सिर्फ इसको कंसिडर करें, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा करंट जो मिलेगा वो कंडक्शन करंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे जीरो होगा, यानी ये जीरो है, इसकी कोई वैल्यू है। और कैपेसिटर के बीच में अगर सपोज करते हैं तो इसके सेंटर में आपको कंडक्शन करंट मिलेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, और कंडक्शन करंट जीरो होगा। लेकिन इक्वेशन के अंदर हम कैसे लिखते हैं कि टोटल करंट क्या है, दोनों की वजह से है, यानी सर्किट के किसी पाथ के ऊपर करंट क्या है, कंडक्शन है, और कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद है। तो ये सारी बातें थ्योरेटिकल थी, अभी हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपने देख ली, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसी कैपेसिटर की हम देखते हैं। ये कैपेसिटर है, इसमें से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज हो रहा है ये कैपेसिटर, तो इसके अंदर चार्ज एक्यूमुलेट होता है Q, इसके क्रॉस पोटेंशियल डेवलप होता है V। ठीक है जी, ये हमने पोटेंशियल का सोर्स लगाया। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, C, कैपेसिटेंस C है। तो कैपेसिटर की इक्वेशन क्या कहती है, Q इज इक्वल टू CV। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो कैपेसिटर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो एरिया ऑफ द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह का हमने रिलेशन कुछ ड्राइव किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, सॉरी ये है V अपॉन D, वोल्टेज है। तो ये है एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। इसको किससे रिप्लेस करते हैं, ये क्या चीज़ है, ये भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नज़र आएगी अगर आप गौर से देखें। तो ये है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हमने वहाँ पे इस तरह पढ़ा था dV अपॉन dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, और इस इक्वेशन से हमने A पता नहीं क्यों हटा दिया, बहरहाल ये तो यहाँ से आया था, तो ये मौजूद होगा, ये इधर A मौजूद है, ठीक है, तो A मौजूद है, सही है। तो इसकी जगह हमने V अपॉन D की जगह हमने क्या लगा दिया, E, और A मौजूद है ये उधर ही अपनी जगह पे। तो ये इक्वेशन, इसको जरा थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E A। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें, ये E डॉट डेल्टा A, E डॉट A, ये क्या चीज़ है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E। तो हम उसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई E, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम T को डिवाइड कर देते हैं, Q अपॉन T
इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें, ये है करंट आई, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई इसको सही कर लें, ये फाई की शक्ल थोड़ी मैंने क्यू की तरह बना दी, ये फाई है। बहरहाल तो आप लिख सकते हैं स्मॉल अगर चेंज हो, यानी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आप कंसिडर करें, तो फिर क्या होगा, डेल्टा पाई ई अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब हम एम्पेयर लॉ के अंदर करेक्शन अगर हम करें तो वो किस तरह से होगा, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई, ये है। और यहां पे आई किस क्या है, हमने कहा था कि ये आई क्या है, कंडक्शन करंट, और दोनों का सम है, ये आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और आई डी की जगह हम अब प्लग इन कर देंगे ये चीज, तो ये बनेगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटरवल ऑफ बी डॉट डी एल, समेशन ऑफ बी डॉट डी एल कह सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस, इसकी जगह आप आई डी की जगह ये पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई अपॉन डेल्टा टी, और इसको खोलें जरा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगर आप इसको आई सी लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ही टर्म है। तो म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई अपॉन डेल्टा टी। तो ये स्टूडेंट्स वही इक्वेशन है कि जो हमने शुरू में लिखी थी और इसको थ्योरेटिकली हमने एक्सप्लेन किया था। यानी करंट किस वजह से है, करंट क्या है, या तो वो कंडक्शन करंट है, या वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है जी। अब अगर आप देखें गौर से तो इसमें इसको छोड़ दें तो आपको इससे क्या नजर आता है कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा जी, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकता है कि किसी कंडक्टर के थ्रू हम एक चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करा दें, तो इसके साथ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो चेंजिंग होगा, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो फिर चेंजिंग होगा, और वो फिर इस तरह चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होगी, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है सेम वही है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की जो नेचर है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इन नेचर, वो भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, इस वर्क के बाद ये चीज़ खुल गई कि वो जो चार्ज के दो डिफरेंट यूनिट्स को डिवाइड करते थे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्यों आती थी।
C इज इक्वल टू 1/μ0 ε0, और इसकी वैल्यू थी आती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये राज भी खुल गया। और उसके साथ साथ ये जो चार इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जो कि इस काम से, इस रिसर्च से पहले भी मौजूद थी, ये चारों इक्वेशंस एक छोटा सा मतलब एक उसके अंदर जो मैक्सवेल ने जो कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया था, इसका वही काम है, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो ले आया। तो इसके बाद ये सारी इक्वेशंस मैक्सवेल के नाम से ही मशहूर हो गई, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। आखिरी जो दो इक्वेशंस हैं 3 और 4, मैक्सवेल ने इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा किया। हम यहाँ पे करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको सिर्फ बता देते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 4 और 3 को जब मैक्सवेल ने इकट्ठा किया तो वो जो बना वो थी वेव इक्वेशन। क्या बनी? वेव इक्वेशन बनी। तो जिससे ये मज़ीद ये बात प्रूव होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो रेडिएट होता है ये वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं पे समझ नहीं आई तो तब भी बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर करें। दूसरा, ये जो लेक्चर है अभी हम डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 5वां चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। तो जब 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा और जब इस लेक्चर की बारी आएगी तो इसको हम इसको उठा के उसी जगह हम प्लेस कर देंगे, डिफरेंट थंबनेल्स के साथ, उस चैप्टर के साथ मैच करते हुए। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।